नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में पहले भी हम कई बार, लगभग हर बार यह बता चुके हैं, हर किसी को न्याय मिले, हर असहाय को न्याय मिले, हर बिना पहुंच वाले आदमी को न्याय मिले, ताकि भारत के संविधान की जो आत्मा है कि हर व्यक्ति की गरिमा के साथ जीने का जो अधिकार है, वो अधिकार उसके पास सुरक्षित रहे और वह शासन, प्रशासन, समाज उसको दे। हम यह जानते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकार राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अनुमंडल स्तर तक, अब तो गांव स्तर तक ही पीएलबी के माध्यम से पहुंच गया है। विधिक सेवा प्राधिकार का मकसद ही यही है कि वह उन तमाम व्यक्तियों को जिनको लगता है कि पहुंच और पैरवी के कारण, पैसे की कमी के कारण उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनको न्यायिक सुविधा विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाती है। इसमें एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी को कंप्लीट निःशुल्क फ्री लीगल एड सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए स्टाम्प ड्यूटी से लेकर बाकी सारे कुछ प्राधिकार के जिम्मे है। सर्वोच्च न्यायालय की यह आकांक्षा है, यह गोल है कि हम किसी को भी न्याय से वंचित नहीं रहने दें। इसीलिए गांव-गांव में पीएलबीज हैं, इसीलिए डाकिया के माध्यम से भी आप अपनी बात लिख सकते हैं। डाकिया आपकी बात अपने मोबाइल से विधिक सेवा प्राधिकार को भेजेगा और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो महिलाएं हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, विकलांग हैं, या 3 लाख से जिनकी आमदनी कम है, उन तमाम लोगों को निःशुल्क सुविधा कानूनी दी जाती है। अब आए हम जिस एरा में हैं, उस एरा में जहाँ श्रवण कुमार हुआ करते थे, वहाँ श्रवण कुमारों की भयंकर कमी होती जा रही है। तो अपना मतलब साधने के बाद अपने ही बच्चे, पिता या अपने अभिभावकों को, माँ को छोड़ देते हैं, जाइए आप अपनी ज़िंदगी जिए। उन्हीं की संपत्ति पर राज किया, उन्हीं की मेहनत से एक मुकाम हासिल किया। उनके लिए भी कोई कानून है क्या? उनके संरक्षण के लिए कोई कानून है क्या? उनके कल्याण के लिए कोई कानून है क्या? वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? इसलिए कि थाने में, कोर्ट में एक उम्र के बाद पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब कैसे सीनियर सिटीजन हैं तो कैसे, और अभिभावक हैं तो कैसे तुरंत मदद पा लें, यह एक बात हुई। दूसरे की कोई भी अभिभावक है और वह किसी कारण से असहाय हो गया, उपार्जित नहीं करता है, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? और छोड़ देने वाले के लिए क्या जिम्मेवारी है, कानून क्या कहता है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अभिभावकों की देखभाल। हमारे साथ हैं परवेज इब्राहिमी साहब, जो झालसा में मध्यस्थ हैं और रिटायर्ड एडीएम हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। जोहार। अभिभावकों के बारे में अपने देश में कानूनी प्रावधान क्या है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से एक ट्रांजिशन फेज में भी हम लोग रहे जी। कि ग्रामीण परिवेश में तो बहुत प्रोटेक्शन मिलता था बुजुर्गों को। एक काम भी वहाँ था ना कि बुजुर्ग हो गए तो भी उनके लिए कुछ ना कुछ काम भी काम था, बचा रहता और था। दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे काम को ग्रो नहीं भी करना करने है, के लिए, तो हमारे यहाँ जो सभ्यता सिस्टम रही, जो संस्कृति रही, वो बहुत ही विशाल संस्कृति है हमारी। हम अपने बुजुर्गों को ऐसे छोड़ नहीं देते। लेकिन जब ग्रामीण परिवेश से हम नगरीय परिवेश में के इसमें आने लगे, समाज बनने लगा, जॉइंट फैमिली से हम सिंगुलर फैमिली में आने लगे, और लोग अपनी जगहों को छोड़ कर के दूसरे शहरों में शिफ्ट करने लगे,
चाहे वो नौकरी के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या किसी और कारण से हो, रोजगार के लिए हो। तो एक वैक्यूम क्रिएट किया। पुराना कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यही चीज़ कानून पर भी एप्लीकेबल है कि जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ तरह तरह के कानून बनाए जाएंगे या उसमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा या उसका दायरा जो है बढ़ाया जाएगा, विस्तृत किया जाएगा। जब पहला बार 1956 में हमने एक कानून बनाया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस एक्ट, उसमें हमने प्रावधान रखा कि आप पेरेंट्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब 1973 में हमने सीआरपीसी को ही किया, अमेंड किया, तो हमने वहाँ पर डाला सेक्शन 125 से लेकर के 128 तक कि जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति आपकी क्या क्या लायबिलिटी होगी। ये लायबिलिटी समाज पहले से जानती है कि हमारी ये जिम्मेदारी है, लेकिन उसका निर्वहन बहुत से लोग, मेजॉरिटी आज भी उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन एक अपवाद भी अगर है जो श्रवण कुमार नहीं साबित हो रहा है, तो हमको उसके बारे में सोचना पड़ता है, कानून बनाने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ है कि श्रवण कुमार बनना तो बहुत महानता की बात है। दिक्कत यह है कि अगर कुछ भी प्रॉपर्टी, छोटी सी भी प्रॉपर्टी अगर पेरेंट्स के पास है, तो लोग तो आजकल कोर्सिव एक्शन लेते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करेंगे, मेरे नाम से लिख दीजिए, फलां कर दीजिए, अपना पैसा दे दीजिए, ये कर दीजिए। इस ऐसे भी घटनाएं आ रही हैं। तो फिर 2007 में हमने एक बनाया, उसमें हमने द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसमें हमने और दायरा उसको बढ़ाया और इसमें हमने हर चीज़ को डिफाइन थोड़ा लार्जर पैरामीटर्स पर किया। पहली बात तो ये कि आप अगर इनहेरिट कर रहे हैं फादर की प्रॉपर्टी, तो आपकी क्या क्या लायबिलिटी होगी। इवन ग्रैंड चिल्ड्रन तक की लायबिलिटी हमने दिया कि उनकी भी लायबिलिटी होगी। नहीं, पहले भारत के संविधान में सिर्फ अधिकार था, बाद में कर्तव्य जुड़ा। कर्तव्य जुड़ा, लेकिन कर्तव्य में ये सब जो कर्तव्य है, ये तो जो सभ्यता और संस्कृति और इससे जो चीजें आती हैं, सभ्यता संस्कृति में चीजें घटती गई, इसलिए कानून बनाने पड़े और कानून बनाकर नए सिरे से जोड़ना पड़ा। जैसे आपको अधिकार दिया कि ठीक है, बेटी को संपत्ति में अधिकार होगा, तो बेटी की संपत्ति में अधिकार होगा तो उसकी जिम्मेवारी भी होगी। नहीं, अभी बहुत अच्छा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो जजमेंट दिया है इसी 2 जनवरी को, कि आप अगर मेवा खा रहे हैं तो आपको सेवा भी करना होगा। ये सिर्फ नहीं कि हम प्रॉपर्टी के तो हकदार हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ है क्या कि ये जो एक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, इसमें भी प्रावधान है कि प्रॉपर्टी आपसे वापस ली जा सकती है, आप पर मेंटेनेंस कॉस्ट लगाया जा सकता है। ये अलग बात है कि आसान करने के लिए एक काम और इसने किया कि आपको कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील साहब की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी जो हम लोग यहाँ कहते हैं झारखंड में, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सारे जो प्रोविज़न्स हैं वो फील्ड में सही से इम्प्लीमेंट हो। नालसा से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये लोग भी काफ़ी इसको आगे प्रोपोगेट करना या फिर किसी का हेल्प करना, इसके लिए पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बार ऐसा भी देखते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि हमारे यहाँ जो लॉयर्स हैं हाई कोर्ट के, वो भी इस बात को लेकर के रिट उन्होंने डाला कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये कमी है। दिक्कत यह है कि कानून तो हम बहुत अच्छी बनाते हैं और बड़े सारे वेलफेयर मेजर्स हम लेते हैं, मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट होना चाहिए सोसाइटी का या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का या जो उससे जुड़े हुए एनजीओज हैं उनका, उस कमिटमेंट में हमको कमी नज़र आती है, जिसके वजह से वो पेन एंड पेपर पर जितना ब्यूटीफुल लगता है उतना ग्राउंड पर आते आते अब एक सवाल उठता है कि हम जहाँ खड़े हैं समाज,
संस्कृति सभ्यता जहाँ भी खड़ी है, वहाँ आज भी शासन के पास और उसके दफ्तर में पहुँचना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। पुलिस थाना जो सबके लिए रीचेबल है, बनाया गया है, वहाँ भी उसके साथ कैसा रहा है सीसीटीवी लगने के बावजूद। तो वो जो आप कमिटमेंट की बात कह रहे हैं कि वो कमिटमेंट नहीं फ़ायदा होगा। अभी कुछ दिन पहले, शायद पिछले महीने बात हो रही थी झालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन से, इसके पहले भी बातचीत हो रही थी। उनका बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है कि जो सीनियर सिटीजन हैं, उन सीनियर सिटीजन्स के बारे में जो भी स्टेप्स, जो भी मेजर लेने हैं वो लिए जाएं, उसमें कहीं से भी किसी को कोई मौका नहीं दिया जाए। अब जैसे कि आपने बताया कि डीएम और डीसी को यह राइट दे दिया गया। डीएम और डीसी के पास बहुत सारे काम हैं, नहीं सलामी ठोकने से लेकर के, नहीं उनके पास काम है तो उनके पास मशीनरी भी तो है। मशीनरी में तो वो हर बार कहते हैं कि हमारे पास जो मशीनरी है, जो हैंड्स क्रिएटेड है वो भी कम है, जितना हैंड्स चाहिए वो भी नहीं है। हम उसमें क्या करें? पुलिस में भी जब कहीं कोई फॉल्ट आप ढूंढ के निकालिए तो सीधा जवाब है पुलिस का और प्रशासन का, शासन का, कि हमारे पास तो हैंड ही नहीं है, हम क्या करेंगे? दिस इज ए डिफेंस मैकेनिज्म। हर आदमी जो नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसमें कहीं ना कहीं आप डिफेंस लेते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास फला की कमी है, रिसोर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये कौन सोचेगा कि जिस जस्टिस की बात हम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ओल्ड एज के लोगों के लिए, पेरेंट्स में तो ओल्ड एज का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। अगर वो कमा नहीं रहे हैं या उनकी इतनी सलाहियत, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है, या वो बीमार हैं, तो उनको केयर चाहिए, बिल्कुल एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। इसलिए कि रोटी और कपड़ा, मकान, ये तीन यूथ के लिए तो हो सकता है, लेकिन ओल्ड एज के लिए तो मेडिकल फैसिलिटी भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं, अपवाद स्वरूप ही सही, कि पेरेंट्स घर में रहने के लायक नहीं रहते, उनको कोई रखना बर्दाश्त नहीं कर रहा है, क्रिएट करते हैं कि वो बाहर चले जाएं। उनको तरह तरह से परेशानी होती है। तब उसके लिए इसी एक्ट में किया गया कि आपको ओल्ड एज होम बनाना होगा हर ज़िला में। एनजीओस को उसमें लगाया गया, गवर्नमेंट फंड दे रही है, तो व्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था कानून से चलेगा ज़रूर, लेकिन चलाएगा तो इंसान ही उसको। उसमें शरीर का उदाहरण दे करके किया जा सकता है कि आँख में कोई कीड़ा अगर या कोई कण आ रहा है तो हाथ उड़ जाता है उसको रोकने के लिए। हाँ, बिना बंद हो जाती है, बिना कुछ किए, बिना कहे, और आँख बंद हो जाती है। बहुत सारे रास्ते हैं। तो मैंने जैसे ये मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म शासन प्रशासन में भी अगर आ जाए कुछ हद तक ही सही, तो हमको लगता है कि बात बनने लगी। पहली बात तो यह है कि वो आपके पास जा करके, आपका दरवाज़ा इतना खुला रहे कि आपके पास जाके वो शिकायत कर सके, बता सके कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, हमको ये मदद चाहिए, और पहुंचते ही आप फौरी मदद उसके लिए करिए। देखिए, एक बात अगर कंपेयर किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या उसके जो लोग हैं विलेज लेवल तक, जो पंचायत लेवल तक, ब्लॉक और सब डिवीज़न में, वहाँ तक अप्रोच करना बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो एक्ट बना 2007 का, इसमें एक मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल की बात हो गई कि सब डिवीज़न लेवल तक आपको बनाना है। दूसरी चीज़ हो गई कि अपील का भी है आपको, कि अगर ट्राइब्यूनल ने कोई दिया जजमेंट, वो किसी भी पक्ष को पसंद नहीं आ रहा है तो वो अपील कर सकता है। इवन पेरेंट्स जिसको मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने कुछ लाभ की बात कहा कि इनको ये मेंटेनेंस देना होगा, मेंटेनेंस भी तो आखिर उनके इकोनॉमिक कंडीशन को देख करके ना, बिल्कुल। कि बच्चे का क्या इकोनॉमिक कंडीशन है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारी सभ्यता ने हमको सिखाया, वो बिना पैसे का हो सकता है। वहाँ हम बहुत लैक कर रहे हैं, और लैक इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो ग्रामीण परिवेश था, जो ये है, वो आहिस्ते आहिस्ते अर्बनाइजेशन की तरफ चला जा रहा है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ चला जा रहा है। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हम जॉइंटली या फादर मदर को भी अपने साथ रखें। तो कहीं ना कहीं कानून, जिसे हमने कहा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो कानून को भी तो बनाना पड़ेगा सबको समेटने के लिए। अब इस कानून में देखिए, वहाँ तक क्या था सीआरपीसी में, पेरेंट्स, उससे पहले जो है लॉ जो बना उसमें क्या था, पेरेंट्स,
इसमें दायरे उसके बढ़ा दिए गए, आसान कर दिया गया कि मेंटेनेंस जो ट्राइब्यूनल है उस तक पहुंचने के लिए आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं जा सकते हैं। तो जा करके वेरी फर्स्ट कहाँ जाना है, फर्स्ट स्टेप में कहाँ फर्स्ट जाए? स्टेप DM आप क्या, DC क्या? किसी के यहाँ चले जाइए। सामाजिक सुरक्षा के तहत CDPO हैं, उनके आंगनबाड़ी सेविका है, पंचायत में पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, वेलफेयर के लोग भी बैठे हुए हैं, सब डिवीज़न है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है। आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, दे दीजिए जाके, नहीं दे सकते हैं किसी के हाथ भेज दीजिए। कोई थर्ड पार्टी, इवन NGO भी अगर उसको लगता है कि कोई गार्जियन, कोई सीनियर सिटीज़न, कोई पेरेंट ऐसे ही छोड़ा हुआ है, नेग्लेक्टेड है, तो वो भी जाकर के कंप्लेन कर सकता है कि इस नाम का ये व्यक्ति इस विलेज का इस कंडीशन में है। वहाँ पर भी एक्टिव हो जाना है ट्रिब्यूनल को। तो आसानियाँ तो बहुत कर दी गई। एक तो कॉन्शसनेस नहीं है मास में, दूसरी चीज़ है कि नियमों की जानकारी भी नहीं है, तीसरा है कि कमिटेड लोग नहीं हैं। अब कोई बूढ़ा आदमी किसी के पास गया, अच्छा बैठिए अभी हम थोड़ा दूसरा देख रहे हैं। एक रिस्पेक्ट जो होता है सीनियर सिटीज़न को लेकर के कि इसको पहले हम अटेंड करें, वो चीज़ें तो आपको सरकारी नौकरी नहीं सिखा सकता, वो तो आपका समाज सिखा सकता है, घर सिखा सकता है। तो उन चीज़ों की थोड़ी कमी देखने को मिलती है कि लोग बहुत ही ब्रूटल टाइप से जो है ना नेग्लेक्ट करते हैं। नहीं, उसमें हमको जो बताया जाए ताकि लोग इस मामले में अपना स्टेप उठाएं, जो पीड़ित है वो जाए, तो वह व्यक्ति भी डरे जो व्यक्ति अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख रहा हाँ, तो है। पेनल्टी है। इस तो एक्ट में 3 तरह की बातें हैं। जी। एक तो कि ट्रिब्यूनल जो है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, वो 10,000 तक, वो तो इकोनॉमिक कंडीशन देख के देंगे। और मान लीजिए किसी का बच्चा 10,000 कमा ही रहा है, तो वो कहाँ से 10,000 देगा मेंटेनेंस? तो उसके आमदनी को नहीं, इसमें 2 तरह के हाँ। लोग हैं। एक तो उस तरह के लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में थे या किसी नौकरी में थे, उनकी कोई आमदनी का स्रोत है। दूसरी तरह के उस तरह के लोग हैं जिनकी की उस समय आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, सारे स्रोत बंद हो गए हैं, जो सर प्राइवेट में काम नहीं, कर रहे तो थे या जो- डेली वेजेज में काम हाँ, कर रहे थे और नहीं, वो जो काम नहीं उनको कर। पेंशन मिलता है, हाँ, तो पेंशन वाले को तो पेंशन मिलता है, अच्छा खासा मिलता है, समझा ना। वो अगर चाहें तो अपने बलबूते पर भी, अगर वो बीमार नहीं हैं, तो सिर्फ पैसे का मामला है ना। हाँ, पैसे का हाँ, मामला। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जिसको पेंशन मिलता है और अच्छी रकम मिलती है, तो उसके बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स उनके पास रहें। ऐसा भी है कि पेरेंट्स उनके पास रहें या उनका केयर वो लेंगे। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ प्रॉपर्टी का लालच है बच्चों को, लेकिन वो ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है कि पेरेंट्स का हम देखभाल करें। अब उनको 3 चीज़ें हमने कहा, मेडिकल, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी नज़र में है कि रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ। बिल्कुल। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल हाँ, जो सपोर्ट जो डिग्निफाइड लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, उनके अपने पॉजिटिव थिंकिंग के लिए भी ज़रूरी है। किसी आदमी को आप बार बार नेग्लेक्ट कीजिए या ध्यान नहीं दीजिए तो वो उसका हेल्थ तो ख़राब हो ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट अपने फैमिली वालों से मिल रहा है तब उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और वो कहीं कंट्रीब्यूट भी करेगा फैमिली को। तो पेंशन वाले को के पास एक जगह पेंशन- तो कंट्रीब्यूट करता ही है ना, उसने जो तो उसका अपनी पोता पूरी- पोती होता हाँ, है उसको कंट्रीब्यूट उसके करता है। साथ उसका जुड़ाव, उसको ग्रो करने में, उसको संस्कृति सभ्यता सिखाने में, उसकी पढ़ाई लिखाई में, सब जगह जहाँ जितना क्षमता है। देखिए, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है इस संसार में जो सांस ले रहा है या बैठा हुआ भी है, वो समाज को, घर को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हो। वो कुछ अच्छी बातें ही बता रहा है तो वो भी कंट्रीब्यूशन है उसका। अगर वो 4 सजेशन अच्छा दे रहा है तो वो भी उसका कंट्रीब्यूशन है। इसलिए कि लाइफ में जो प्रोडक्टिव स्टेज था उससे तो ऊपर चला गया है। वो बच्चों के ऊपर उसने खर्च कर दिया पैसा, उनके लाइफ को, करियर को बना दिया उसने। नहीं, यहाँ पर बच्चे जो है ना फट से कह देते हैं कि वह तो आपकी जिम्मेदारी थी। नहीं, अरे उसकी जिम्मेदारी थी जिसने आपको पाल पोस दिया, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है ना। आपको मैंने बताया कि हिंदू लॉ में भी ये जिम्मेदारी दी गई है बच्चों को, इस्लामिक लॉ में भी ये जिम्मेदारी दी गई है
और इतना स्पष्ट दिया गया है कि जिस तरह से बच्चे का हाथ पकड़ के आप चलाते हैं या आपका हाथ पकड़ के गार्जियन चलाते रहे हैं, आपका ख्याल रखते रहे हैं, उसी तरह बुढ़ापे में आपको भी उसका हाथ पकड़ना है। बल्ला सैनी की एक फिल्म थी ना जिसमें कि वो गाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा किसी के साथ हो कि इतना कैपेबल नहीं है कि माँ और बाप दोनों को वो देख सके, तो कहता है कि आप माँ को पहले देखो, वो ज़्यादा वल्नरेबल है, तो माँ को। ये चीज़ें अभी भी हमारे देश की सभ्यता संस्कृति ऐसी है और मॉरल वैल्यूज़ ऐसे हैं कि 99% केसेस में लोग कम या ज़्यादा देखते रहे और देखते रहेंगे। हमारे यहाँ ओल्ड एज होम्स की ज़रूरत है, इसलिए कि स्ट्रे केसेस है। अगर पूरे ज़िला में अगर 50 आदमी भी आपको मिल गया तो कहीं ना कहीं उनको रखिएगा ना, कोई शेल्टर तो होना चाहिए उनका। प्लस है कि मेडिकल टीम का व्यवस्था है, डे होम केयर है, हर तरह की चीज़ें हैं। हॉस्पिटल में आप जाएं, कानून तो बना हुआ है कि सीनियर सिटीज़न को पहले अटेंड करना है आपको, उसके लिए अलग से क्यू बनाना है। अब नहीं बनता है तो कानून का अनुपालन आप नहीं कर रहे हैं या आपकी सेंसिटिविटी, संवेदना अगर मर चुकी है तो उसका इलाज तो फिर समाज में मॉरल वैल्यूज कानूनी है, कानून है, रास्ता। कानून आपको पनिशमेंट देगा। इसमें भी पनिशमेंट का है कि अगर मेंटेनेंस किसी ने डिसाइड कर दिया, ट्रिब्यूनल ने जो भी मेंटेनेंस डिसाइड करे उनके इकोनॉमिक कंडीशन, अगर वो नहीं देते हैं तो आपको इम्प्रिजमेंट भी हो जाएगा 1 महीने का, और तब तक आप के साथ वो रवैया रहेगा जब तक आप अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको प्रॉपर्टी अगर दे भी दिया है पेरेंट्स ने तो वो वापस भी ली जा सकती है आपसे। अभी रिसेंट जजमेंट आया कि जब तक आप सेवा नहीं करते आपको कोई हक नहीं है कि आप उनके प्रॉपर्टी पर ऐश कीजिए। सेवा कीजिएगा तो आप मेवा खाइए। रेयर केसेस हैं, लेकिन कुछ केसेस में गार्जियंस ने कंप्लेन किया है और वापसी भी हुई है। वापसी हुई, अभी उसी केस की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, हाई कोर्ट ने उस तरह से नहीं उसको देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको देख लिया कि रिवर्स बैक, और ये पावर है ट्रिब्यूनल को कि वो वापस करवा सकती है प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी वापस कराने से भी इसका निदान नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग हर चीज़ को कंपार्टमेंट वाइज सोचते हैं, कभी यूनिफाइड ढंग से हम लोग नहीं सोचते हैं। जैसे हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम बच्चों को अलग रखते हैं, बुज़ुर्गों को अलग रखते हैं। वो एक दूसरे को भी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए या उनके वेलबींग के लिए सोच सकते हैं। वेलबींग कई तरह का, बच्चे अगर आपके आसपास खेल भी रहे हैं तो आपकी पर्सनलता बन जाएगी उसमें, उससे आपका हेल्थ अच्छा होगा। गार्जियन के टाइप से अगर कोई दूसरे, जैसे अनाथालय है, कोई गार्जियन नहीं है तो एक ही कैंपस में या अलग अलग कैंपस, लेकिन एक दूसरे बच्चों के साथ वो टाइम दे, तो इससे क्या होगा कि इनको भी एक एंगेजमेंट मिल जाएगा। खाली खाने पीने सोने से तो काम नहीं चलता है। आदमी चाहता है, सोशल एनिमल है, वो चाहेगा कि हम किसी से बात करें, इंटरेक्ट करें, कुछ जो भी खेलता है, कोई ताशे खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कुछ खेलें, तो बच्चों को भी उससे लाभ होगा। सरकार का 1 रुपये का ज़्यादा खर्चा नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकती है कि हल्का फुल्का खर्चा हो, तो एक अच्छा वातावरण दोनों के लिए वो साबित हो सकता है। फिर जहाँ पनिशमेंट देने की बात है, देखिए पनिशमेंट अगर नहीं मिलेगा लोगों को तो वो फिर अपने ढंग से काम करेंगे, समझा कि नहीं। अगर आप भय बना रहना चाहिए कि हम नहीं करेंगे, कानून का भय, क्योंकि पहले धर्म का भय बहुत ज़्यादा था, अब वो पाप और पुण्य, समाज का भय था कि समाज जो है आपको कोई टोक देगा, टोकेगा, बेइज्जत करेगा कि साहब तुम अपने गार्जियन को नहीं देखते हो। तो उसके इम्पैक्ट जब कम होने लगा, अब ये चला गया कहीं मेट्रोपॉलिटन टाउन में रहने लगा, अब उसको समाज का कोई डर है? कोई डर नहीं है। अब तो वाइफ हस्बैंड बच्चों के साथ अपना ऐश कर रहा है, उसको इस बात की भी चिंता नहीं है कि मेरे फादर पेरेंट्स जो भी हैं, ग्रैंड फादर हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं। इस एक्ट में ग्रैंड फादर को और ग्रैंड चिल्ड्रन को और रिलेटिव को भी शामिल कर लिया कि अगर इनहेरिटेंस से आपको उसकी प्रॉपर्टी मिली है तो आपकी भी जिम्मेदारी होगी। इसमें फादर का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल फादर नहीं रखा, का स्टेप फादर हूँ,
एडॉप्टेड चाइल्ड आप हों किसी के, तो वो भी आपके फादर हो गए, उनको भी देखना है। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब सिर्फ दादा ही नहीं, नाना नानी भी हैं, उनको भी देखना है। सिर्फ मेल ही नहीं देखेगा कि बच्चा जो बेटा है वो देखेगा, साथ में बेटियों को भी देखना होगा। तो कुछ दायरा बढ़ाया, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ रही है या एग्जाम्पल्स इस तरह के हमारे सामने आते जा रहे हैं, गवर्नमेंट उसको उसका निदान खोज रही है। कानून से तो निदान हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन समाज से और जो लोग इस देश के हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इसको देखें, उसका निदान तो नहीं हो सकता जब तक कि वो मोटिवेटेड ना हो। मुझे लगता है कि वैश्वीकरण जो हुआ, वैश्वीकरण के बाद ये धीरे धीरे चीज़ें ज़्यादा बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा विभत्स बढ़ होती गई, गई। बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण बढ़ के गई। पहले मैंने देखा है कि एक रूम में शहर में रह रहे हैं, वहीं पर बच्चों से लेकर के माँ बाप भी रह रहे हैं, खटिया के नीचे खटिया, खटिया के नीचे चौकी, चौकी के नीचे खटिया, इस तरह से करके, और बहुत ढंग से जी रहे हैं। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं, स्कूल ले जा रहे हैं, स्कूल से ले आ रहे हैं। ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी हैं। चूँकि हमारे पास समय की कमी है तो आज तो बस इतना ही। कानून की बात में जैसा कि परवेज साहब ने बताया, मूल रूप से आपने जब अधिकार पाया है तो कर्तव्य भी आपको निभाना पड़ेगा। आपने संपत्ति ली हो या नहीं ली हो, आपकी जवाबदेही यह है कि जिस माँ बाप ने आपको खड़ा किया, बड़ा किया, और वहाँ समाज में आप उसको निकाल नहीं सकते, और निकाल रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी और उसकी सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार रहिए। और गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स को अगर लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है तो वो अपने पंचायत सेवक के पास भी जा सकते हैं, मुखिया जी के पास भी जा सकते हैं, नहीं तो विधिक सेवा प्राधिकार है ही। विधिक सेवा प्राधिकार को भाई पोस्टमैन आप लिख करके भेजिए, वो लोग आपकी सहायता करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। कानून की बात में आज बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।